हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकेंड लेसन की समरी और जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे लेसन का, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि ये आपके लिए नए सिलेबस से है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। तो इसमें दूसरा लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। अनीस जंग ने लिखा है इसको। इंट्रोडक्शन टू द लेसन, पाठ का परिचय। अनीस जंग, द ऑथर ऑफ दिस लेसन, वॉज बॉर्न इन राउरकेला इन 1964। अनीस जंग इस पाठ की लेखिका का जन्म राउरकेला में 1964 में हुआ था। सी स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। उसने अपना बचपन व किशोरावस्था हैदराबाद में बिताए। She wants to draw our attention towards the plight of the poor people who work in extremely unhealthy condition. वह उन गरीबों की दुर्दशा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है जो अत्यधिक अस्वास्थ्यकर दशाओं में काम करते थे। एक्सट्रीमली अनहेल्दी कंडीशंस यानी बहुत ज़्यादा जो है अस्वास्थ्यकर कंडीशंस थी उनकी तरफ हमारा ध्यान जो है आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। द पीपल हु लिव्ड इन सीमापुरी हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। सीमापुरी के पास या सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वे 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज़ वन ऑफ देम, ही इज़ ए रैग पिकर। साहिब की फैमिली उसमें से या साहिब का परिवार उनमें से एक है। वह एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। रैग पिकर मतलब होता है कूड़ा बीनने वाला। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द लेसन शी डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। इस पाठ के दूसरे भाग में लेखिका फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों की दयनीय दशा का वर्णन करती है। दे टू वर्क इन हाईली अनहेल्दी कंडीशंस। वे भी बहुत ही अस्वास्थ्यकर अनहेल्दी कंडीशंस बहुत ही जो है अस्वास्थ्यकर दशाओं में काम करते थे। इन सच ऑड कंडीशंस दे लूज देयर आई साइट एंड डेवलप्ड वेरियस एलिमेंट्स। ऐसी विषम परिस्थितियों में वे अपनी नेत्र की ज्योति भी खो देते थे तथा कई बीमारियां उनके शरीर में प्रवेश कर जाती थीं। एलिमेंट्स मतलब होता है बीमारियां। देयर चिल्ड्रन कैनॉट गैदर करेज टू गो आउट ऑफ देयर एसेंट्रल लाइन। उनके बच्चे अपनी पैतृक लाइन से, एसेंट्रल लाइन मतलब पैतृक लाइन यानी जो बाप दादा या उनके पूर्वज करते थे वही व्यवसाय, यानी उनके बच्चे जो है देयर चिल्ड्रन कैन नॉट गैदर करेज टू गो आउट ऑफ देयर एसेंट्रल लाइन। उनके बच्चे जो है अपने पैतृक लाइन को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे, यानी अपने पैतृक कामकाज को छोड़कर उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। बट in this story, Mukesh is one character who gathers courage to break the central line and chooses to be his own master. लेकिन इसी कहानी में मुकेश एक ऐसा पात्र है जो उस एसेंट्रल लाइन को यानी अपने पैतृक लाइन को पार करता है और जो है खुद अपना मालिक बनना चाहता है। He wants to be a motor mechanic. वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। Seeing his flash of courage, the author gets elated. उसके साहस की यह चमक देखकर लेखिका जो है प्रसन्न हो जाती है। Elated मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। समरी देखते हैं लेसन की। The author of this lesson
सीम्स टू बी हाईली सेंसिटिव। इस पाठ की लेखिका बहुत ही भावुक लगती है या बहुत ही भावुक प्रतीत होती है। शी वॉन्ट्स टू ड्रॉ आवर अटेंशन टूवर्ड्स द पुअर पीपल हु लिव्ड एंड वर्क इन एक्सट्रीमली अनहेल्दी कंडीशंस। वह उन गरीब लोगों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है जो अत्यधिक विषम परिस्थितियों में रहते हैं और काम करते हैं। यानी अत्यधिक ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं, अत्यधिक विषम परिस्थितियां मतलब ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जो पूरी तरह से अनहेल्दी है, जहां पर काम करना खतरे से खाली नहीं है। सी हैपन्स टू सी ए बैंड ऑफ बॉयज़ हु वर रैग पिकर्स। शी टॉक्स देम। वन ऑफ द बॉयज़ इज कॉल्ड साहेब-e-आलम। She rues over the futility of such a great name given to a rag picker. वह उनसे बात करती है। She happens to see a band of boys, यानी वह बच्चों के ऐसे समूह से मिलती है जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। Who are rag pickers, जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। She talks to them, वह उनसे बात करती है। One of the boys is called साहेब-e-आलम। उनमें से एक एक लड़के का नाम साहेब आलम है। शी रूज ओवर द फ्यूटिलिटी ऑफ सच ए ग्रेट नेम गिवन टू ए रैग पिकर। वह एक कूड़ा बीनने वाले की इस लड़के की नाम की निरर्थकता पर दुख व्यक्त करती है। ठीक है, रूज मतलब होता है दुख व्यक्त करना और फ्यूटिलिटी मतलब होता है निरर्थकता। शी डिस्क्राइब्स द बैड कंडीशंस इन विच बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद वर्क। वह फिरोजाबाद में काम करने वाले यानी फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले लोग थे उनकी बुरी दशा का वर्णन करती है। दे टू वर्क इन हाईली अनहेल्दी कंडीशंस। वह भी बहुत ही अस्वास्थ्यकर दशाओं में काम करते हैं। इन सच कंडीशंस दे डेवलप वेरियस एलिमेंट्स। ऐसी दशाओं में वे बहुत सी बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं। दे लूज देयर आई साइट। वे अपने आँखों की ज्योति को खो देते हैं। पॉवर्टी हैज़ बिकम ए वेरियस सर्कल फॉर देम एंड दे फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेट आउट ऑफ दिस विसियस सर्कल क्रिएटेड फॉर देम बाय शाहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। गरीबी उनके लिए एक दुष्चक्र बन गया है। पॉवर्टी हैज़ बिकम ए विसियस सर्कल। विसियस सर्कल मतलब होता है दुष्चक्र। गरीबी उनके लिए दुष्चक्र बन गया है। वे जिन लोगों के लिए काम करते हैं जैसे साहूकारों, दलालों, सिपाहियों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों व राजनेताओं के द्वारा पैदा किए गए, यानी इनके लिए ही वो कार्य करते हैं और इनके द्वारा पैदा किए गए इस गरीबी के दुष्चक्र से निकलना अत्यंत कठिन कार्य है। मतलब बहुत ही कठिन कार्य है कि या असंभव सा है कि वहाँ से वो लोग निकल सकते हैं। Nobody dares to break these shackles। कोई भी इन बेड़ियों को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। For generations they have been making bangles and they are supposed to do the same for many more generations to come। पीढ़ियों से वे चूड़ी बनाने का कार्य करते आ रहे हैं और आने वाली कई पीढ़ियों तक शायद इस कार्य को करते रहेंगे। But मुकेश ए यंग बॉय इंटेंड्स टू बी मोटर मैकेनिक। मुकेश एक नव युवक है जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। द ऑथर सेंसेस ए फ्लैश ऑफ करेज ऑन हिम सो देयर इज़ होप फॉर देम। लेखिका उसमें साहस की एक चमक देखती है, इसलिए उनके लिए भी एक आशा की वह किरण है। यानी मतलब जो वहाँ पे लोग रहने वाले हैं उनके लिए एक आशा की किरण कौन है? मुकेश है कि वह उस दलदल से उनको बाहर निकालेगा। What could be some of the reason? अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन है। What could be some of the reasons for the migration of people from village to village?
विलेज टू सिटीज़। लोगों द्वारा गांव से शहरों की ओर पलायन करने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं या कारण क्या हो सकते हैं। दीज कुड बी सम ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। लोगों द्वारा गांव से शहरों की ओर पलायन करने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है पुअर पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ टू सीक लाइवलीहुड। गरीब लोग गांव से शहरों में रोज़गार प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन करने के लिए या रोज़गार प्राप्त करने। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द एग्रीकल्चर फॉर्म्स सम पीपल पार्टली माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। जब कृषि फार्मों में कोई काम नहीं होता है, यानी कृषि खेतों में कोई काम नहीं होता है, तो कुछ लोग गांव से शहरों में अंशकालिक रूप से पलायन करने जाते हैं। यानी अंशकालिक पार्टली माइग्रेट यानी थोड़े समय के लिए जाते हैं। द फार्म लेबर डज नॉट गेट प्रॉपर वेजेस इन द विलेज, सो दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। जो फार्म में काम करने वाले श्रमिक होते हैं उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती है, अतः वे गांव को छोड़कर शहरों की ओर जो है चले जाते हैं या जाना पड़ता है। सम वीक एंड पुअर पीपल फाइंड देमसेल्व्स इन फियर ऑफ सिक्योरिटी फॉर देयर वुमेन, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन इन विलेजेस। दे देयरफॉर माइग्रेट फ्रॉम द विलेज टू द सिटीज़। कुछ कमज़ोर वर्ग के लोग और गरीब लोग अब गांव में अपनी औरतों, लड़कियों और बच्चों को सुरक्षित नहीं पाते हैं। यानी कुछ ऐसे भी वर्ग होते हैं जो गांव में अपने परिवार को की सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, इसलिए वे गांव से पलायन कर जाते हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फोर्सेस द लेबरर्स टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। कृषि का यंत्रीकरण ने, यानी कृषि में जो यंत्री मैकेनाइजेशन है, वह भी श्रमिकों को या मजदूरों को गांव से शहरों में स्थानांतरित होने के लिए विवश करता है, बाध्य करता है। Some rich people migrate from the village to the cities to educate their children in cities. छठवां है some rich people migrate from the village या villages to the cities to educate their children in cities. ठीक है, यानी कुछ धनी लोग गांव से शहरों में अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए ले जाते हैं। फिर अगला है सेवंथ, सम रिच पीपल हु बिलोंग टू माइनॉरिटी माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ फॉर रीजन्स ऑफ सिक्योरिटी। कुछ धनी लोग अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और वे शहरों में अपने जो है गांव में अपने परिवार को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, तो वे सुरक्षा की दृष्टि से गांव से शहरों की ओर चले जाते हैं। सम एजुकेटेड पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कुछ शिक्षित लोग अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए गांव से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। फिर अगला है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट promises made to poor children are rarely kept? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? क्या आप सहमत हैं कि बच्चों से किए गए वायदे बहुत ही कम पूरे हो पाते हैं? क्या इस बात से आप सहमत हैं कि जो है परिवार के लोग जो अपने बच्चों से वायदे करते हैं वो पूरे हो जाते हैं? यदि आपके विचार में ऐसा है, यानी यदि आपके विचार में पाठ में वर्णित घटनाओं में से ऐसा है तो क्यों? येस, आई एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर रेयरली केप्ट। हाँ, मैं सहमत हूँ कि गरीब बच्चों से किए गए वादे बहुत कम ही पूरे होते हैं। सच प्रोमिसेस आर मेड आउट ऑफ फॉल्स सिंपैथी व्हिच इज़ लिमिटेड ओनली टू वर्ड्स। ऐसे वादे झूठी सहानुभूति से किए जाते हैं जो शब्दों तक ही सीमित होते हैं। बट द पुअर चिल्ड्रन वेट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दोज प्रोमिसेस। लेकिन गरीब बच्चे उन वादों को पूरा होने की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, इन द लेसन द ऑथर आस्क्स साहेब टू गो टू स्कूल दो शी फील्स इट इज़ ए हॉलो एडवाइस। साहेब सेज देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू रोम, सेज द ऑथर। इस पाठ में लेखिका ने
साहिब से स्कूल जाने के लिए कहा। इस पाठ में लेखिका ने साहिब से स्कूल जाने के लिए कहा, यद्यपि वह इसको जो है एक खोखली सलाह मानती है या खोखला अनुभव मानती है, क्योंकि साहब कहता है कि उसके आसपास कोई स्कूल नहीं था या उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है और जब बन जाएगा तब वह जाएगा। लेखिका थोड़ा मजाक करते हुए कहती है, आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू रोम सेज द आथर। लेखिका कहती है कि यदि मैं स्कूल चलाऊं तो क्या तुम पढ़ने आओगे? यस साहब सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। हाँ, साहब उन्मुक्त ढंग से यानी जो है आशा की दृष्टि से मुस्कुराते हुए कहा। ए फ्यू डेज लेटर साहब आस्क द आथर इफ हर स्कूल वॉज रेडी। She says it take longer to build a school. She was embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like hers abound in every corner of this bleak world. कुछ दिन बाद साहिब लेखिका से पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? वह कहती है स्कूल बनने में कुछ समय लगता है। यानी लेखिका कहती है कि स्कूल बनने में टाइम लगता है, समय लगता है। वह झूठे वादे के लिए लज्जित होती है। एम्बरास्ड मतलब लज्जित होना। वह झूठे वादे के लिए लज्जित होती है, लेकिन उसके वादों के तमाम वादे साहिब की दुनिया में छितरे पड़े हैं। दैट वॉज नॉट मीन्ड बट प्रोमिसेस लाइक हर्स, यानी जिस तरह से उसने वादे किए थे उस तरह के कई सारे वादे जो है साहिब के जीवन में कई बार हुए हैं। फिर अगला है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपकी दृष्टि में या आपकी राय में मुकेश अपना सपना किस प्रकार साकार कर सकता है? आंसर है, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे। जहाँ चाह वहाँ राह। इन माई ओपिनियन मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम बिकॉज ही हैज़ द थिंग्स इन हिम दैट विल अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ सक्सेस। क्योंकि उसमें वह चीज़ें हैं जो सफलता के रहस्य को उसके सामने खोलती चली जाएंगी। हिज ड्रीम, उसका सपना क्या है? मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता है। ही सेज आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। वह कहता है कि वह एक कारीगर बनेगा, मोटर मैकेनिक बनेगा। हिज एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण। ही थिंक्स दैट ही कैन डू अनदर वर्क वेरियस हिज पेरेंट्स डू नॉट थिंक सो। वह कहता है कि वह दूसरा कार्य करेगा जबकि उसके माता पिता ऐसा नहीं सोच सकते। His attitude to this situation is different from that of his family. It will help him realize his dream. उसका दृष्टिकोण उसकी स्थिति के प्रति उसके परिवार के दृष्टिकोण से भिन्न है। मतलब वह जो सोचता है उसके परिवार वाले वो नहीं सोचते हैं। यह उसके सपने को साकार करने में सहायक करेगा। अगला है हिज प्राइड, उसका स्वाभिमान। दो हिज हाउस इज़ इन द स्लम ऑफ द बेंगल मेकर्स। यद्यपि उसका मकान चूड़ी बनाने वालों की झुग्गी झोपड़ी में स्थित है। ही वॉलंटियर्स टू टेक द ऑथर होम। वह स्वेच्छा से लेखिका को अपने घर ले जाता है। व्हिच ही प्राउडली सेज, जो और गर्व से कहता है, इज़ बीइंग रिबिल्ट, और गर्व से जो है कहता है कि उसके मकान का पुनर्निर्माण हो रहा है। हिज सेंस सेट्स अवे द फियर ऑफ बीइंग पुअर एंड बैकवर्ड। वह जो है अपने डर को अपने मन से निकाल कर कहता है, या उसके अंदर जो है जो डर है वह पीछे छूट जाता है। हिज इनिशिएटिव, आगे बढ़ने की पहल। द ऑथर फाइंड्स मुकेश द ओनली बॉय हु हैज़ द पावर ऑफ इनिशिएटिव। लेखिका मुकेश को ऐसे लड़के के रूप में देखती है जिसमें आगे बढ़ने के लिए पहल करने की शक्ति है। इनिशिएटिव मतलब पहल। ही वॉन्ट्स टू लर्न द वर्क ऑफ मोटर मैकेनिक। वह
मोटर कारीगरी का काम सीखना चाहता है। ही इज़ डेयरिंग, उसके पास साहस है। ही डियर्स हिज सिचुएशन, वह अपनी स्थिति को जो है चुनौती देता है। ही दिस इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस, जो कि सफलता का एक सूचक माना जाता है। हिज डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय। ही डिटरमाइंस टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनने का निश्चय करता है। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वह एक गैराज जाना जाएगा और वहाँ पर काम सीखेगा और वहाँ पर सीखेगा। दो द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, ही विल वॉक, यद्यपि उसका गैराज उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, फिर भी वह वहाँ जाएगा। These qualities will help Mukesh realize his dream that he will be a motor mechanic one day. ये कुछ गुण हैं जो मुकेश के सपने को साकार करने में सहायता करेंगे और वह एक दिन मोटर कारीगर बनेगा। God helps those who helps themselves. ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। फिर अगला है इसी सीरीज में दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास यानी शीशे या कांच की चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख कीजिए। द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद इज कॉटेज इंडस्ट्री। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस इन मेकिंग ग्लास बैंगल्स। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनाने वाला एक कुटीर उद्योग है। परिवार की कई पीढ़ियाँ कांच की चूड़ियाँ बनाने में बीत गईं। द बैंगल मेकर्स आर पुअर पीपल हु रेसाइड इन स्लम्स। चूड़ी बनाने वाले गरीब लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। दे हैव टू वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज। उन्हें उन तंग गलियों में आना जाना होता है जिनसे दुर्गंध आती है और जो कूड़े कचरे से भरी पड़ी हैं। देयर हाउसेज आर होवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। उनके मकान की कोठरियाँ जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं, दरवाजे हिलने वाले हैं। वॉबली डोर्स, दरवाजे हिलते हैं। एंड नो विंडोज़, और उनके घर में कोई खिड़कियाँ भी नहीं हैं। दीज स्लम्स आर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द सेम हाउस। ये मकान या उनके मकान और कोठरियाँ जो है पूरी तरह से उनके मकान या उनकी जो झुग्गी झोपड़ियों में मानव के साथ साथ यानी मानव परिवार के साथ साथ पशु परिवार भी एक ही मकान में रहते हैं। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन वर्क एट द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। माता पिता और उनके बच्चे कांच की भट्टियों में काम करते हैं। उनका तापमान बहुत ऊंचा होता है और वे गंदी कोठरियों में स्थित हैं जहां डिंगी सेल्स यानी डिंगी सेल्स मतलब बहुत ही भद्दी गंदी कोठरियां जहां पर ना तो हवा है ना ही प्रकाश। मोर देन 20,000 चिल्ड्रन वर्क देयर। 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ काम करते हैं। दे वर्क हार्ड ड्यूरिंग द डे। वे दिन भर वहाँ पे कठोर कार्य करते हैं। दो इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन सच हैजार्डियस इंडस्ट्री। यद्यपि ऐसे खतरनाक उद्योग में बच्चों को अवैध रूप से लगाना यानी बच्चों को लगाना अवैध है। इट हैज़ बिकम ए कॉमन फीचर विद द connivance of the साहूकार्स, मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। यद्यपि ऐसे खतरनाक उद्योग में बच्चों को लगाना अवैध है, लेकिन जो साहूकार, बिचौलिए, पुलिस वाले, कानून लागू करने वाले अधिकारी वर्ग और राजनीतिज्ञों की मिली भगत से ही एक सामान्य रूप में ऐसा धंधा चल सकता है यानी चलता है। इन द डार्क बैरक्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। अंधेरी बैरकों में तेल की एक टिमटिमाती हुई लौ के सामने सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। के सामने लड़के लड़कियां, उनके माता पिता और उनकी माताएं बैठी हैं। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास
into circles of bangles. वे रंगीन कांच को पिघलाकर गोल चूड़ियाँ बनाते हैं. The workers often lose their eyesight before they become adults. मजदूर प्रायः वयस्क होने से पहले ही अपने आँखों की ज्योति को यानी आँख के प्रकाश को खो बैठते हैं. These bengal workers do not get due wages and remain caught in a web of poverty all their life. ये चूड़ी बनाने वाले उचित मजदूरी प्राप्त नहीं करते हैं और सारा जीवन उनका गरीबी की जाल में समाप्त हो जाता है. अगला क्वेश्चन है इसी का थर्ड वाला. वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ. बाल श्रम क्यों समाप्त होना चाहिए और कैसे. इंट्रोडक्शन. One of the worst form of child exploitation is child labor. India has the largest number of child laborers in the world. फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनाने वाला उद्योग जो है एक कुटीर उद्योग है. परिवार की कई पीढ़ियाँ उसमें काम करती हैं. तो इसी के बीच में बाल श्रम को समाप्त किए जाने के जो कारण हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं. क्योंकि बाल शोषण का सबसे बुरा स्वरूप बाल श्रम है. ठीक है, बाल श्रम जो है बाल शोषण का सबसे बुरा स्वरूप है. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स इन द वर्ल्ड. संसार में बाल श्रमिकों की संख्या भारत में सबसे अधिक है. यानी जितने भी देश हैं बाल श्रमिक में उनमें से एक भारत भी है जो सबसे अधिक बाल श्रम करवाता है. रीजनिंग फॉर एलिमिनेटिंग एंड चाइल्ड लेबर. बाल श्रम को समाप्त किए जाने के कारण. रीजनिंग फॉर एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर. बाल श्रम को समाप्त किए जाने के कारण. चाइल्ड लेबर इज़ ब्लॉट ऑन आवर सिविल सोसाइटी. बाल श्रम हमारे सभ्य समाज पर एक धब्बा है, कलंक है. ब्लॉट मतलब कलंक. द मोस्ट वायरुलेंट एंड हाइनियस एंड एक्सप्लॉयटेटिव form of child labor could be seen in the unorganized sector such as match factories, glass industries, beadi manufacturing, glass bangle making industry, especially in Firozabad. बाल श्रम का सबसे अधिक हानिकारक और घृणित रूप असंगठित क्षेत्र में देखा जा सकता है. यानी असंगठित क्षेत्र में देखा जा सकता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में. जैसे माचिस की फैक्ट्री, कांच का उद्योग, बेड़ी बनाने के कारखाने और कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग. दीज चिल्ड्रन वर्क इन मोस्ट हैजार्डियस एटमॉस्फेयर. बच्चे इस प्रकार के बहुत अधिक खतरनाक वातावरण में काम करते हैं. दे आर नॉट गिवन ड्यू वेजेस. उनको उचित मजदूरी नहीं दी जाती है. दे आर इल क्लैड एंड इल फेड. उनको अच्छे वस्त्र और भोजन प्रदान नहीं किए जाते हैं. दे आर डिप्रीव्ड ऑफ एजुकेशन. वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं. देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन बाई दीज इंडस्ट्रीज. इन उद्योगों के कारण उन बच्चों का बचपन जो है छिन जाता है. हेंस इट इज़ इम्परेटिव दैट चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड. अतः यह परम आवश्यक है कि बाल श्रम को समाप्त कर दिया जाए. वे ऑफ एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर. बाल श्रम को समाप्त करने का उपाय यानी ढंग. द पुलिस एंड पॉलिटिशियंस आर ग्रेट हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉज फॉर एलिमिनेटिंग द चाइल्ड लेबर. बाल श्रम के कानूनों को लागू करने में पुलिस और राजनीतिज्ञ सबसे बड़ी बाधाएं हैं. द NGOs मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. स्वयंसेवी संगठन जिसे कहते हैं. सोशल इंस्टीट्यूशंस सामाजिक संस्थाएं. एंड इंडिविजुअल सोशल रिफॉर्मर्स और जो है समाज सुधार करने वाले लोग कैन हेल्प द गवर्नमेंट इन इरेडिकेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर. यानी समाज सुधार करने वाले लोग इस बुराई को
दूर करने में सरकार की सहायता कर सकते हैं। कॉमन मैन शुड लेंड हिज हैंड इन दिस टास्क जन सामान्य को भी इस कार्य में सहायता करनी चाहिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष है, द नीड ऑफ द आर इज़ वोकेशनल एजुकेशन राइट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज सो दैट द पुअर स्टूडेंट्स कैन अर्न एंड लर्न एट द सेम टाइम। निष्कर्ष क्या है? समय की मांग है कि प्राइमरी स्तर से व्यावसायिक शिक्षा दी जाए ताकि गरीब यानी वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए ताकि गरीब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ काम कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकें। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, although this text speaks of factual events and situations of misery, it transforms these situations with an almost poetical prose into a literary experience. How does it do so? Here are some literary devices. यद्यपि जो है यह वास्तविक घटनाओं और स्थितियों का वर्णन करता है, यानी यह जो पाठ है वास्तविक घटनाओं, फैक्चुअल इवेंट्स और उनकी परिस्थितियों का वर्णन करता है। यद्यपि यह एक जो है प्रोज वर्स में मतलब प्रोज में है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ वर्सल यानी पोएटिकल एलिमेंट्स हैं। पोएटिकल एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि इसमें कुछ कविता में प्रयोग किए जाने वाले जो है एलिमेंट शामिल किए गए हैं, तत्व शामिल किए। हाउ डज इट डू सो? हियर आर सम लिटरेरी डिवाइसेस। लेखिका ने कैसे यहाँ पे जो है प्रयोग किया है उसको हम देखते हैं। हाइपरबोल, हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति। हाइपरबोल इज़ ए वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समथिंग साउंड बेटर और मोर एक्साइटिंग देन इट रियली इज़। फॉर एग्जाम्पल, गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। हाइपरबोल का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, यानी अतिशयोक्ति का यूज़ यहाँ पर हुआ है। तो हाइपरबोल का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करना, वह जितना है उससे कई गुना या कई जो है गुना ज़्यादा बढ़ाकर बातचीत करना, बताना। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है, गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। गार्बेज यानी जो कूड़ा करकट है उनके लिए सोने जैसा है। ए मेटाफर, मेटाफर क्या है? एज यू मे नो कंपेयर्स टू थिंग्स और आइडियाज़ दैट आर नॉट वेरी सिमिलर। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर करना जो डिफरेंट हैं, यानी जिनमें कोई समानता नहीं है। ए मेटाफर डिस्क्राइब्स ए थिंग इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल क्वालिटी और फीचर ऑफ सम अदर थिंग। मेटाफर क्या करता है? मेटाफर जो है किसी एक क्वालिटी को दूसरे अन्य वस्तु में जो है कंपेयर करता है या वर्णन करता है। वी कैन से दैट ए मेटाफर ट्रांसफर्स ए क्वालिटी ऑफ वन थिंग टू अनदर। हम यह कह सकते हैं कि मेटाफर जो है किसी एक वस्तु की क्वालिटी को या गुण को दूसरे में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे द रोड वॉज ए रिबन ऑफ लाइट। द रोड वॉज ए रिबन ऑफ लाइट। सड़क जो है प्रकाश की एक रिबन थी, प्रकाश की एक जो है सूत थी, रिबन थी, ठीक है, या फीता थी जिसको बोल सकते हैं। तो फीता और रिबन में कोई समानता नहीं है, लेकिन ऐसा जो है लेखिका ने कहा, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ। सिमली इज़ अ वर्ड फॉर और फ्रेज दैट कंपेयर्स वन थिंग विद अनदर यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। फॉर एग्जांपल, एज वाइट एज स्नो। सिमली का प्रयोग भी तुलनात्मक व्यवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है या तुलना करने के लिए किया जाता है दो एकदम डिफरेंट वस्तुओं में। जैसे कि एज वाइट एज स्नो, इतना सफ़ेद जैसे कि बर्फ़। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, लाइक और एज। केयरफुली रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। कैन यू आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइसेस इन ईच एग्जाम्पल। इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस को, वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या आप लिटरेरी डिवाइसेस यानी जो साहित्यिक विधाएँ होती हैं और उनके एग्जाम्पल को व्यक्त करने में आप जो है कुशल हो पाते हैं। साहेब ए आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ, पहला है साहेब ए आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स इज डायरेक्टली
इज़ कंट्रास्ट टू व्हाट साहब इज़ इन रियलिटी। साहब ए आलम का मतलब है संसार का मालिक। क्या साहब संसार का मालिक है वास्तव में? तो इसमें क्या है? कंट्रास्ट, विरोधाभास है। ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, ठीक है। तो ड्रॉन्ड मतलब होता है डूब जाना, एन एयर ऑफ डिसोलेशन यानी हवा के झोंके में डूब जाना या बह जाना। तो यहाँ पे मेटाफर है। सीमापुरी ए प्लेस ऑन द प्राइमरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। सीमापुरी जो है दिल्ली के पास ही एक क्या है, एक जो है स्लम एरिया है दिल्ली के पास ही, लेकिन वह दिल्ली से कोसों दूर है, यानी दिल्ली से जो है मीलों दूर है। तो यहाँ पे भी दिल्ली के बगल में है और दिल्ली से दूर है। तो दिल्ली से दूर किस तरह है? दिल्ली एक डेवलप्ड एरिया है, जबकि सीमापुरी दिल्ली में ही स्थित होकर एक स्लम एरिया है। तो यहाँ पे क्या है? कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स it is a means of survival. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a mean of survival. बच्चे जो वहाँ पे गंदी जगह पर काम करते थे तो वे जो है गंदी वस्तुओं के साथ एकदम या चीथड़ों के साथ लपेटे पड़े रहते थे, तो ये उनके लिए क्या था? आश्चर्य था। लेकिन यही चीज़ जो वहाँ के उनके माता पिता थे उनके लिए जीवन का साधन था। तो यहाँ पे भी क्या है? विरोधाभास है, कंट्रास्ट है, यानी एक ही चीज़ दो लोगों के लिए अलग अलग रूप से व्यक्त की गई है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, आई वंडर इफ सी नोज द sanctity of the bangles she helps make। यानी कोई महिला थी जो चूड़ियों बनाने का काम करती थी, तो उसके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे मशीन में लगे हुए जो हाथ होते हैं उस तरह से चल रहे थे। लेखिका उसको देखकर जो है आश्चर्यचकित होती है, जैसे कि वह उसको पता है कि चूड़ियों को कहाँ मोड़ना है, यानी किस तरह से उसको ढालना है, और जिसकी वजह से जो है वह अपने हाथों से सहायता करती जाती थी चूड़ियों को बनाने में। तो यहाँ पे क्या है? लाइक का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या है? शिमली है। सी टेल्स हैज़ बैंगल्स सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नॉट लाइट इन हर आइज। छठा है सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसने भी चूड़ियाँ पहन रखी हैं, बट नॉट लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में ज्योति नहीं है। ये कंट्रास्ट है, यानी यहाँ पर विरोधाभास है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ जो है एयरप्लेन्स, कुछ जो एरोप्लेन्स होते हैं वे उड़ते हैं कभी कभी। तो ये भी विरोधाभास है, क्योंकि फिरोजाबाद में फैक्ट्रियां हैं लेकिन वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। वेब ऑफ पॉवर्टी, वेब ऑफ पॉवर्टी, वेब मतलब जाल होता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, दोनों में कोई समानता नहीं है लेकिन फिर भी कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है? मेटाफर है। हाँ, स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड यानी जो है धन के लिए काम करना, इस तरह से, यानी सोने के लिए काम करना। तो यहाँ पे हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, यानी 10वां है, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। सीमापुरी में काम करने का मतलब है कूड़ा करकट बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, बरसों से इसे जो है एक बेहतरीन या एक अच्छे कलाकार के रूप में, कला के रूप में जाना जाता था। क्या? रैग पिकिंग। फिर अगला है, मतलब इसमें क्या है? इसमें है हाइपरबोल, 10वां में हाइपरबोल है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। स्टील का कनस्तर उसके लिए जो है प्लास्टिक बैग से भारी था, लेकिन फिर भी वह बहुत आराम से अपने कंधों पर इसको लिए जा रहा था। यहाँ भी क्या है? कंट्रास्ट है, यानी विरोधाभास। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही,
और आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बनाएं और जो है इसे अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करें। ओके, धन्यवाद।